तो हेलो गाइस। तो वेलकम है इस न्यू दूसरी एंशिएंट चैप्टर 1 की पार्ट 2 में। कल आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दिया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आज वहाँ से आगे की शुरुआत करेंगे। आप तो लास्ट तक हम ख़त्म किए थे, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र तक हम लोग पहुँचे थे पढ़कर। अब यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में और आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हो उसके साथ शेयर और साझा दोनों करें। मोहनजोदड़ो की खोज। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो खोज हुई वह थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और मोहनजोदड़ो जो शहरी केंद्र था वो लरकाना जिला सिंधु नदी के बगल में स्थित है। लरकाना जिला सिंधु नदी के स्थित है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा यह केंद्र शहरी केंद्र खोजा गया था। अब मोहनजोदड़ो को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव बनता है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो फिर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनोखा शहरी केंद्र का विकास था। ऐसा ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो है। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। यहाँ बस्ती दो अलग भागों में बांटा गया है। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जो सुप्रसिद्ध एकदम डेवलप्ड शहर था और ये दो भागों में बांटा गया था और एक एकदम अनोखा शहर था, एकदम मार्वेलस। हर शहर से एक अलग शहर था, ये पूरी डेवलप्ड शहर थी। इसके नियोजित विकास बहुत ही अलग थी बाकी के शहरों से। आइए इस डायग्राम से आप लोग को हम समझाते हैं कि उसका शहर किस प्रकार से अलग था। तो ये हड़प्पा सभ्यता की एक बाउंड्री है, मोहनजोदड़ो का जो शहर है ये एक बाउंड्री है जो पूरी चारों तरफ से घेरी गई है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है चारों तरफ से घेरी गई है और इस बाउंड्री के अंदर मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है। ये जो ऊपर वाला जो शहर है ऊंचाई जगह पे है। ये ऊंचा जगह पर जो शहर जो बस्तियां थी उसे नगर दुर्ग कहते थे। नगर दुर्ग, देखिए नगर दुर्ग कहते थे जो ऊंचा जगह पे बनी हुई थी। और जो निचला जगह पर जो बस्तियां स्थित थी डाउनवर्ड्स में, जो नीचे जो एक स्लोप जो होता है, एक स्लोप में जो बस्तियां स्थित थी उसे उसको जैसे नौकर जो होते हैं ना, नौकर या फिर कोई कार्य करने वाला व्यापारी, तो वे लोग इसमें रहा करते थे। ये आम जनता के लिए बस्तियां थी और इसको निचला नगर से जाना जाता है। जो निचला स्लोप में जो बस्तियां बसी हुई थी उसे निचला नगर कहा गया। जो ऊंचाई जगह पर जो बस्तियां बसी हुई थी नगर दुर्ग, इसमें राजा महाराजा और व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। और नगर दुर्ग में ही स्नानागार, अन्नागार, गोदाम ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। स्नानागार, अन्नागार, गोदाम। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला जगह, गोदाम भारी मात्रा में जो स्टॉक में जो अनाज रखे जाते थे उसे गोदाम कहा जाता था। ठीक है, और भी ये जो जगह थी और भी कुछ चीज़ों के लिए फेमस थी। वो थी पुरोहितों का स्थल था। राजा तथा मंत्री का जो सभागार होता था वो यही होती थी, नगर दुर्ग में होती थी। ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी।
चबूतरे पर बनी होती थी। नगर दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। जो नगर दुर्ग थी, जो ऊंची जगह पर जो नगर दुर्ग बनी गई थी, उसके चारों तरफ बाउंड्री किलेबंदी कर दिया गया था। नगर दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। यह पश्चिमी दिशा में ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी दिशा में ऊंचाई पर बना था। क्या बना था? सार्वजनिक प्रयोग के लिए कि जैसे स्नानागार था, अन्नागार था, गोदाम थी, जहाँ पर व्यापार किया जाता था। तो ये सब सार्वजनिक लोगों के लिए किया गया था। यहाँ आकार छोटा था, या आकार में छोटा था। यहाँ राजा व उसके रिश्तेदार इत्यादि रहते थे। इनमें बड़े आकार का गोदाम था, जहाँ अनाज एकत्रित किया करते थे। ठीक है। एक चीज़ और है, जो हम 12th के साथ पढ़ाई करते करते कुछ हम चीज़ों को नोट करते थे। वो चीज़ें क्या थी? मैंने NCERT बुक पूरी तरह से पढ़ी हुई थी। तो उसमें कुछ जैसे बुक में नए कुछ जो सर नोट्स दिया करते थे, उससे तो हम पढ़ते थे भी। और कुछ अलग एक पॉइंट जैसे NCERT में दिया हुआ रहता था, तो हम अलग से उसको नोट करके अपने नोट्स कॉपी पर इसको चिपका देते थे। तो इसमें क्या हम टाइप किए थे, देखिए, मतलब क्या लिखे थे। कालीबंगा लोथल, ऐसे बता देते हैं। कालीबंगा लोथल में अग्नि कुंड मिले जो यज्ञ किए जाते होंगे। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कालीबंगा लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते थे। और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले जहाँ भंडारा किया जाता था। अब आते हैं निचला नगर। निचला नगर क्यों प्रसिद्ध था? निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। जो निचला शहर था उसका भी किलेबंदी किया गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। इसमें भी कैसे कुछ इम्पोर्टेंट भवन थे जो ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे। तो इतना ही तक अभी निचला शहर के बारे में उतना जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन निचला शहर से उतना बनता भी नहीं है। नालों के निर्माण। अब आते हैं नियोजन प्रणाली। सिंधु या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में जो नियोजित शहर थी वो एक ही आकार की थी, लेकिन मोहनजोदड़ो एक अलग थी और बाकी सब समान रूप से एक जैसे ही नियोजित थे। मतलब एक शहर का नियोजित होना इस बात से संबंधित है, जैसे मान के चलिए जहाँ आप लोग रहते होंगे, जिस घर में आप लोग रहते होंगे, उसकी नाला रोड की तरफ से होते हुए एक बड़े नालों में मिलती है। रोड का आवागमन सही होना, गलियों का आवागमन सही होना, घर में खिड़की होना, रास्ते होना, सीढ़ियाँ होना, एक सड़क दूसरे सड़क के समकोण काटना, ये एक चीज़ नियोजित होती है। इसे हम नियोजित कहते हैं। जैसे बच्चों के खेलने की ग्राउंड, जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ये एक नियोजित शहर में आती है। यही सब को हम देखते हुए नियोजित का शब्द से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है। इस सभ्यता में जल निकास प्रणाली एक अनोखी व्यवस्था थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली के नालियों से जोड़ा गया था। सड़कों के साथ साथ नालियों को भी बनाया गया था। सड़कें 5 से 10 मीटर चौड़ी होती थी। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2026 के बोर्ड में पूछी जा सकती है कि सड़कें सिंधु सभ्यता में कितने मीटर चौड़ी होती थी? 5 से 10 मीटर चौड़ी होती थी। ये इस पैराग्राफ में यही बता रही है कि घर की जैसे गंदे नालियाँ होती थी, एक बड़े नालों में जाकर मिलती थी और वही बड़े नाले एक बड़े गड्ढार में जाकर मिलती थी। अब आते गृह स्थापत्य, मतलब घर का बनावट और उसका स्ट्रक्चर। मोहनजोदड़ो में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। मोहनजोदड़ो में
घरों की साफ सफाई में विशेष ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक घर के बाहर दीवार से सटी हुई एक नालियाँ होती थी। आज भी ये चीज़ देखी जाती है गाँव में, जो गाँव के घर जो बाहर होते हैं, बाहर के जो दीवार होते हैं उसके बगल से एक सटी हुई नालियाँ भी गुजरती है। तो ये चीज़ उस समय भी थी। हर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे। जाहिर सी बात है आज के भी डेट में कई गाँव के घरों में आंगन होते हैं, और आंगन का उपयोग खाना बनाना एवं यज्ञ अनुष्ठान अन्य कार्य के लिए किया जाता था। और जो आंगन होते थे वो आंगन का उपयोग खाना बनाने के लिए किया करते थे, यज्ञ अनुष्ठान के लिए किया करते थे, और अन्य कार्य के लिए वे लोग किया करते थे आंगन का। आंगन को चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। आंगन के चारों तरफ जो आंगन होते थे, जैसे मान लीजिए एक ये आंगन है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, मान लीजिए ये आंगन है, तो यहाँ पे एक रूम, यहाँ एक रूम, यहाँ एक रूम, यहाँ एक रूम, यहाँ एक रूम और यहाँ एक रूम, ये आंगन होती थी। यहाँ पर खाना बनाना, यज्ञ करना, अनुष्ठान कराना और भी कुछ कार्य यहाँ पर किया जाता था। घरों में पक्की ईंटों से बना स्नानागार होता था। हर घर में, मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ हर घर में एक स्नानागार जो स्विमिंग पूल होती थी वो हमेशा मिलती है। प्रत्येक घर में स्नानागार होता था, और घरों में अंदर ही कुआं का निर्माण किया जाता था, और घर में ही एक कुआं होती थी और कुएं से उस स्नानागार में पानी को डाला जाता था। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी, जो निचला रूम होता था उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। दरवाजे आंगन के तरफ खुलते थे। दरवाजे जो थे वो आंगन से सटे हुए रहते थे, मेन गेट, और वहीं से आवागमन होती थी, आवाजाही। स्नानागार में नालियाँ बाहर की नालियों से जुड़ी होती थी। स्नानागार जो थे उसकी नालियाँ बाहर की रोड की तरफ जो नालियाँ थी उससे वो स्नानागार की नालियाँ जुड़ी होती थी, ताकि पानी आसानी से निकला जा सके। कई घरों में 2 मंजिला का भी होता है। कई घर ऐसे मिले जो 2 मंजिल का भी होता था। जैसे आज के डेट में कई घरों में, गांव में 2 तल्ला मकान होती है, तो वैसे ही मोहनजोदड़ो में 2 तल्ले का मकान पाया गया। तथा स्नानागार में पानी भरने के लिए कुओं का प्रयोग होता था, जो 700 कुआं पाया गया है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में 700 कुआं पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ये हमेशा याद रखना। 700 कैसे पाया जाता होगा, तो आपको पहले ये बताया था, प्रत्येक घर में स्नानागार होती थी। कुछ घरों में नहीं होती थी, लेकिन कुछ घरों में होती थी स्नानागार। और कुआं तो प्रत्येक घर में होती थी, एकदम प्रत्येक घर में कुआं होती थी। अब आते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, इसका अर्थ क्या होता है? सामाजिक अवलोकन का, भिन्नताओं का अवलोकन, जैसे समाज में जो व्यक्ति रह रहा है, किस प्रकार से रह रहा है, उसकी गतिविधियाँ क्या है, वे मरते हैं तो क्या करते हैं, वे जिंदा रहते तो क्या करते हैं, मरने के बाद उनकी कल्चरल के अनुसार क्या उनका दाह संस्कार किस प्रकार से होता है, ये चीज़ देखा जाता है। तो चलिए, क्या होता है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। पहला नंबर तो एक अमीर और गरीब होता था। तो अमीरों का अलग दाह संस्कार होता है और आम जनता का अलग दाह संस्कार होता है। ये आज के डेट में भी पाया गया है कि अमीरों का दाह संस्कार एक अलग होता है और गरीबों का दाह संस्कार एक अलग तरीके से होता है। तो जो शवाधान का अर्थ होता है जहाँ पर बॉडी को दफनाया जाता है, मृत शरीर को दफनाया जाता है, उसी को शवाधान कहते हैं। यहाँ पर अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाया जाता था। पाई गई कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कई कब्रों में ईंटों चिकनाई और कई कब्रों में सामान्य होता था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन ईंटों, कौन सी समाधान में के ईंटों में चिकनाई होती थी और कौन से कब्र में सामान्य होती थी। जाहिर सी बात है, अमीर वाली जो समाधान होगी उसमें ईंटों की चिकनाई होगी, और जो आम जनता की समाधान होगी उसमें सामान्य होगी। यही तो बात है। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन
कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन, जो व्यक्ति मरते थे उसके साथ बर्तन आभूषण भी दफनाया गया था, क्योंकि वे शायद हड़प्पा के लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कई कब्रों में से तो तांबे का दर्पण, मनके, आभूषण इत्यादि भी मिले हैं। तो सावधान, तो आप समझ गए होंगे सावधान क्या होती थी। सावधान वैसी होती थी, हड़प्पा सभ्यता में वैसी होती थी जो अमीरों के लिए अलग सावधान की प्रक्रिया होती थी और गरीब के लिए, आम जनता के लिए अलग दाह संस्कार होता था। अमीरों में ईंटों की चिकनाई की जाती थी, गरीब जो आम जनता थी उसमें सामान्य कब्रें होती थी। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन दे दिया जाता था, इसलिए दिया जाता था कि हड़प्पा वासियों को लगता था कि पुनर्जन्म होता है, इंसान मरते हैं तो अपने साथ बहुत सारे चीज़ ले जाते हैं, वैसा उनकी मान्यता रही होगी, इसलिए मिट्टी के बर्तन, आभूषण को दफनाया गया था, क्योंकि वे शायद हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कई कब्रों में से तो तांबे का दर्पण, जो सावधान होती थी, जो डेड बॉडी जो होती थी उसमें तांबे का बर्तन रख दिया जाता था, इसलिए कि वे जहाँ जिस दुनिया में वे लोग मर के गए तो वे इसका यूज कर सके। मन के मालाएं, आभूषण जैसे जेवर इत्यादि वे लोग सावधान में रखते थे। तो सावधान वाला टॉपिक समझ में आ गई होगी। अब एक एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक है विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुओं की खोज से आप लोग क्या समझते हैं? विलासिता की वस्तुओं की खोज मतलब इसका सरल शब्दों में माने तो विलासिता का अर्थ होता है कि जो वे लोग जो किस प्रकार के मेटल यूज़ करते थे, कौन सा पत्थर यूज़ करते थे, कौन सा धातुएं के बने औजारों का इस्तेमाल और कहाँ से करते थे, कहाँ से वो धातु लाते थे, कहाँ पर वे बनाते थे, कहाँ से वे लोग खरीदते थे और किधर वे लोग उसका यूज करते थे। तो वैसे यही है विलासिता की वस्तुओं की खोज। मतलब हुआ ना, मन के जैसे मालाएं बनाने की फैक्ट्री चनहुदड़ो और लोथल से खोजा गया है। चनहुदड़ो और लोथल से मनके बनाने की फैक्ट्री मिलती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि चनहुदड़ो और लोथल में मनके बनाने की फैक्ट्री मिलती है। सोने का आभूषण, पत्थरों, फ्योन्स एक डेड बॉडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो दफना दिया जाता है और कुछ लंबे समय तक वो बॉडी वैसे ही रहती है, वो डिकम्पोज नहीं होती है। में भी यही फ्योन्स होता होगा, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक और तरीका होता है विलासिता की वस्तुएं। हाँ, अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि सामाजिक जो भिन्नताएं थी वे विलासिता वस्तुएं से भी इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, विलासिता की वस्तुएं के प्रयोग से हम लोग सामाजिक को किस आधार पर बांटा गया था उसका हम खोज कर सकते हैं। रोज़मर्रा प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं जैसे चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान्य औजार इत्यादि, इन्हें पत्थर तथा या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था और आसानी से उपलब्ध थी। क्या क्या उपलब्ध थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? जैसे डेली के ज़िंदगी में क्या यूज़ किया जाता? चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन। चक्कियाँ के लिए वे लोग लकड़ी का प्रयोग करते होंगे, मिट्टी के बर्तन उपयोग करते होंगे। सुई तो सामान्य औजार इत्यादि, इन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था। जो सुई होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे, पत्थर या मिट्टी से ही बनाया जाता था। उस टाइम तो लोहा तो थी नहीं कि सुई से लोहा बनाया जाता, क्योंकि लोहा तो महाजनपद काल में आती है। और एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछ बैठेगा कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के लोग क्या लोहे से परिचित थे? तो एकदम नहीं, उसे एकदम गलत मानना है। लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा का प्रचलन महाजनपद काल में होगी और हड़प्पा सभ्यता में कांसा का प्रचलन होगा, जो टीन और लीड से शायद बनता है कांसा। विलासिता वस्तुएं जो मांगी थी, दुर्लभ हो, उन्हें कीमती माना जाता था। जैसे फियांस के पात्र, स्वर्णाभूषण। विलासिता जो मांगी हुई दुर्लभ हो। ऐसे वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं थी, अर्थात कम मात्रा में मिली थी।
और जो ये सब जो कम मात्रा में मिली थी तो इसे कहीं से एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी किया जाता होगा। ठीक है। विभिन्न प्रकार के विलासिता मतलब विभिन्न प्रकार के जो औजार था, तो औजार के किस चीज़ का बना हुआ होता था? तो आभूषण के लिए पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और चांदी, ये सारा का प्रचलन था जिससे आभूषण बनाया जाता था। आभूषण मतलब जेवर। मनके देखिए पत्थर से भी बनते थे, शंख से भी बनते थे। ठीक है, ये दोनों से भी मनके बनाए जाते हैं। मनके मतलब माला का मोती। औजार पत्थर से भी बनाया जाता था, कांसा से भी पत्थर बनाया जाता था और चांदी से भी पत्थर बनाया जाता था। औजार, पत्थर के औजार भी मिलते हैं। चंदोदड़ो और लोथल से बनाने की फैक्ट्री, हमेशा याद रखिएगा, चंदोदड़ो और लोथल से बनाने की फैक्ट्री। तो आज के वीडियो में इतना ही हम ख़त्म करेंगे और एक छोटा सा रिवीजन आपके लिए 2 मिनट के लिए हम लेते हैं। गाइस, आप लोग को एकदम निवेदन है, कम से कम ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती है वे आप कमेंट करें और हमें हमारे डाउट को बताएं ताकि हम इसे दोबारा इसको सुधारें और आपको एक बेटर से बेटर क्लास प्रोवाइड करें और अपने दोस्तों और मित्रों में जो भी भाई बहन हैं उनमें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। यह लरकाना जिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के बाद यह शहर खोजा गया था। इसकी खोज 1922 में की गई थी। हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और इसके खोजकर्ता राखालदास बनर्जी जी हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये एक अनोखा शहर ही था जो 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और एक सुप्रसिद्ध पुरास्थल है। 2 भागों में, एक नगर दुर्ग और एक निचला नगर। नगर दुर्ग में राजा पुरोहित रहते थे जिसमें स्नानागार, अन्नागार, गोदाम वगैरह ये होती थी और यहाँ मंत्री परिषद का भी सभागार होता था। निचला नगर व्यापारी के लिए और आम जनता के लिए था कि उसके लिए था। 125 हेक्टेयर में ये बना हुआ था। नाले सड़कें सब यहीं से निकलते थे। इसमें नौकर वगैरह, चौराहे वगैरह होती थी। ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी। नगर दुर्ग जो था वो उसका भी किलेबंदी किया गया था और निचला नगर था उसका भी किलेबंदी किया गया था और जो मोहनजोदड़ो थी उसको भी किलाबंदी किया गया था। संभवतः ये जो निचला नगर, ये जो दोनों नगर है सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया गया था। ठीक है, पश्चिम की दिशा में सारा चबूतरा जो बनाया गया था, चबूतरे के ऊपर जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी पश्चिम दिशा में बनी हुई थी। यह आकार में छोटा था। राजा उसके रिश्तेदार यहाँ रहते थे। बड़े आकार का गोदाम था। अनाज एकत्रित करने के लिए अन्नागार थी। निचला शहर आवासीय भवनों के लिए उदाहरण है। निचला शहर में दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ठीक है, नालों का निर्माण, जल निकासी प्रणाली अनोखी व्यवस्था इससे थी। घरों के गंदे पानी नालियों को एक बड़े नालियों से मिला दिया गया था। सड़कें 5 से 10 मीटर चौड़ी होती थी। गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, इसलिए सटी हुई नाली एक बड़े नाले में जाके मिलती थी। इसमें आंगन होते थे। आंगन का उपयोग यज्ञ, अनुष्ठान, अन्य कार्य के लिए किए जाते थे। आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण कराया जाता था। घरों में पक्की ईंटों से बना स्नानागार होता था। घरों में अंदर के कुओं का निर्माण किया जाता था। लगभग 700 कुआं मिली है मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। और कई घरों से स्नानागार मिलती है। बस छोटी छोटी नालियाँ सड़क के किनारे एक नाले से जाके मिलती है और वही सड़क के किनारे वाले नाले एक बड़े नाले से जाके मिलती है। सड़क एक दूसरे के समकोण काटती है, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक सुप्रसिद्ध और सुव्यवस्थित नियोजित एक शहर थी मोहनजोदड़ो। हम इसका आंसर राइटिंग भी आप लोग को करवाएंगे, लेकिन आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।
सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नताओं दो भागों में भी बटी हुई थी, अमीर गरीब, अमीर और आम जनता। अमीरों की ईंटों से चिकनाई की गई कब्रें थी और आम जनता के लिए सामान्य कब्रें थी। कब्रों में आभूषण दफनाया जाता था, मिट्टी के बर्तन दफनाया जाता था, इसलिए दफनाया जाता था कि ताकि हड़प्पावासियों को लगता था कि पुनर्जन्म होती है। तांबे का दर्पण, मन के आभूषण इत्यादि दिए जाते थे। विलासिता की वस्तुओं की खोज, उनकी जो ज्वेलरी वगैरह थी किस धातु से बनी हुई थी, औजार किस धातु से बनी हुई थी, ये उसकी बात करती है विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, इसमें सुई, मिट्टी के बर्तन और औजार जो थे पत्थर व मिट्टी से बनाए जाते थे। ठीक है, वह आसानी से उपलब्ध भी इसका कर सकते थे, मिट्टी और पत्थर। विलास वस्तु महंगी या दुर्लभ हो उन्हें कीमती माना जाता था। ठीक, फ्यांस के पात्र स्वर्णाभूषण। जो फ्यांस के पास पात्र जो पात्र था, कुछ साक्ष्य होगा, पात्र का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ होगा फ्यांस के पास जो दफनाया गया होगा। स्वर्णाभूषण, सोना से बने हुए कुछ भूषण आभूषण मिले होंगे। ठीक है, ऐसे वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, इसे इम्पोर्ट भी किया जाता था दूसरी जगहों से। आभूषण पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और चांदी से बने होते थे और मनके भी पत्थर और शंख से बनाए जाते थे। औजार भी पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थर के औजार चनोदड़ों और लोथल बनाने की फैक्ट्री मिलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और अगली क्लास में आप लोग को पार्ट 3 में शिल्प उत्पादन विषय के बारे में जानकारी देंगे और आप लोग इसे नोट करते हुए रहिएगा। और जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिए कि हमें समझ में नहीं आता है, तो हम NCERT के एंशिएंट हिस्ट्री का जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन हम आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे अगर ये समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। और ज्योग्राफी की क्लास भी आप लोग को स्टार्ट कर दिया गया है, वो पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया था, तो ह्यूमन ज्योग्राफी अपलोड किया है, उसमें निश्चय बात पढ़ा दिया गया है, तो उसको जाके आप लोग एक बार ज़रूर वॉच करें।